नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के इस न्यू सेशन में। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं अपना प्रैक्टिस सेट 2 जो कि आपके यूपी ट्रिपल एससी के थ्रू जितने भी मेंस एग्ज़ाम होते हैं, कोई भी एग्ज़ाम हो, लोअर पीसीएस का हो, आबकारी सिपाही का हो, वन रक्षक का हो या फिर आपकी आने वाली जो वीडियो की भर्ती है उसका हो, तो कोई भी आपका मेंस का एग्ज़ाम हो जो यूपी ट्रिपल एससी के थ्रू होता है, तो उन सभी एग्ज़ाम्स के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाली है आज की क्लास। और आज हम सेट नंबर 2 लगाने वाले हैं और ये 90 क्वेश्चन होंगे। इसमें हम 10 नंबर का जो डीआई आता है उसको नहीं लेंगे, ठीक है? 10 नंबर का डीआई हम निकाल देंगे। जीके के और आपके हिंदी के और जितने भी सारे पोर्शन है कंप्यूटर वगैरह, यूपीजी के सबका इसमें आपको मतलब सबके क्वेश्चन आपको इसमें देखने को मिलेंगे। बस डीआई इसमें आपको देखने को नहीं मिलेगा। तो ये 90 क्वेश्चन होने वाले हैं, 90 क्वेश्चन। तो आपको बताना कि आपके कितने मार्क्स बन रहे हैं, ठीक है? 90 क्वेश्चन का आपको आंसर देना है। तो आज की क्लास बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है हमारी, तो अंत तक बने रहे हमारे साथ और अपनी तैयारी को और अच्छे से मतलब उसको और अच्छे से धार दें अपनी तैयारी को। तो शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन है, बोल रहा है कि अधजल गगरी छलकत जाए लोकोक्ति का अर्थ है। तो इसका अर्थ बताना आपको। कह रहा है कि आधी भरी हुई गगरी से पानी गिरना, कम ज्ञान या संपत्ति वाले का अधिक दिखावा करना, बहुत अधिक ज्ञान होना या फिर अपनी कमियों को छिपाना। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कम ज्ञान या संपत्ति वाले का अधिक दिखावा करना, ठीक है? नील कमल में कौन सा समास है? तो नील कमल, आपको नील कमल में बताना समास कौन सा है। द्विगु समास, बहुव्रीहि समास, द्वंद्व समास या कर्मधारय समास। तो ना ही द्विगु है, ना ही बहुव्रीहि है, ना ही द्वंद्व है, इसमें है कर्मधारय। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं। बोलता है चंद्रमा का पर्यायवाची शब्द नहीं है। मयंक, सरोज, सुधांशु या फिर शशांक। तो सुधांशु भी होता है, शशांक भी होता है, मयंक भी होता है, सरोज इसका आंसर हो जाएगा। सरोज चंद्रमा का पर्यायवाची शब्द नहीं होता है। बोलता है अमृत का विलोम शब्द क्या है? अमृत का आपको बताना विलोम शब्द कौन सा है। विष, गरल, हलाहल या फिर सारे। तो सभी। गरल भी इसका पर्यायवाची है, हलाहल भी इसका पर्यायवाची है और विष भी इसका पर्यायवाची शब्द है। बोलता है आविर्भाव शब्द का विलोम क्या है? आविर्भाव। तो विलोम बताना आपको आविर्भाव का। पहला ऑप्शन है प्रादुर्भाव, दूसरा तिरोभाव, तीसरा अंतर्ध्यान या फिर फोर्थ अभाव। तो आविर्भाव का जो विलोम शब्द है वो हो जाएगा आपका तिरोभाव। क्या हो जाएगा? तिरोभाव। आगे चलते हैं। बोलता है आँख शब्द का तत्सम रूप है। तत्सम बताना है आपको आँख। तो ऑप्शन नंबर ए है आपका नयन, दो ऑप्शन नंबर बी लोचन, ऑप्शन नंबर सी अक्षी या फिर चक्षु। तो ऑप्शन नंबर सी अक्षी। अक्षी जो हो जाएगा आँख का तत्सम रूप है, यानी कि शुद्ध रूप इसका आँख का क्या है? अक्षी। आगे चलेंगे। बोला सज्जन शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा? तो आधा जय है, तो अगर इसको संधि विच्छेद करेंगे तो सत आए, द आएगा, ठीक है? द नहीं तय, सॉरी। तो ये आएगा सत, ठीक है? प्लस जन। और जब इसको संधि विच्छेद करते हैं जब सतजन को, तो ये तय जो है आधा जय बन जाता है और ये बन जाता है पूरा, ठीक है? ये बन जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं है। इसका आंसर है सत प्लस जन। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। आगे चलते हैं।
यहाँ बोलता है चौराहा शब्द में कौन सा समास है। चौराहा यानी कि इसमें क्या आ रहा है, चार राहें, तो शुरू में ही क्या आ गया, इसमें संख्यावाची शब्द आ गया। तो संख्यावाची शब्द जहाँ हो तो वहाँ क्या होता है, वहाँ होता है आपका द्विगु समास। ठीक है। और जहाँ पर विरोधाभास की बात हो रही है तो वहाँ होता है द्वंद्व या फिर योजक चिन्ह लग रहा है। और जहाँ एक अलग ही मीनिंग दे रहा हो, ठीक है, जैसे दशानन, दशानन से क्या मतलब समझ रहे हो आप, रावण की बात चल रही है, तो एक अलग ही मीनिंग दे रहा है कोई वर्ड, तो वहाँ पे बहुव्रीहि होगा। और वो वर्ड जो जिसका मीनिंग ही दे रहा है वो एक सेंस में हो, यानी कि वो हो, कुछ भी नहीं हो। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 है, जिसके समान कोई दूसरा ना हो वाक्यांश के लिए एक उपयुक्त शब्द है। तो जिसके समान कोई दूसरा ना हो तो वो हो जाएगा अद्वितीय, ऑप्शन नंबर ए। बोलता है आसमान से गिरा खजूर में अटका, लोकोक्ति का अर्थ क्या है। तो आपको बताना है कि इसका अर्थ बहुत ऊंचाई से गिरना, मूर्खतापूर्ण कार्य करना, एक मुसीबत से छूटकर दूसरी मुसीबत में फंसना, या फिर असंभव काम करने का प्रयास करना। तो आसमान से गिरा और खजूर में अटका, तो ये हो जाएगा एक मुसीबत से छूटकर दूसरी मुसीबत में फंसना, ऑप्शन नंबर सी। आगे चलेंगे। बोलता है कि पुष्य मित्र शुंग द्वारा 2 अश्वमेध यज्ञ किए गए जाने के बारे में जानकारी किस लेख से मिलती है। तो पहला है सारनाथ लेख, दूसरा है वीसनगर लेख, तीसरा है अयोध्या लेख, या फिर फोर्थ है हाथी गुफा लेख। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अयोध्या लेख से क्या होता है, हमें ये जानकारी मिलती है कि पुष्यमित्र शुंग द्वारा 2 अश्वमेध यज्ञ किए गए थे। बोलता है किस आदिवासी नेता को जगत पिता धरती आबा कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए जरिया भगत, ऑप्शन नंबर बी कानू सन्याल, ऑप्शन नंबर सी रूपनायक, या फिर ऑप्शन नंबर डी बिरसा मुंडा। तो बिरसा मुंडा जी को क्या बोलते हैं, ये एक आदिवासी नेता हैं जिनको जगत पिता या धरती आबा के नाम से भी जाना जाता है। आगे चलते हैं। बोलता है रॉलेक्ट एक्ट का लक्ष्य था। तो रॉलेक्ट एक्ट जो आया था 1919 में, उसका क्या पर्पस था, किस वजह से वो आया था। तो ऑप्शन नंबर ए है आपका युद्ध प्रयासों को अनिवार्य आर्थिक समर्थन, ऑप्शन नंबर ए बिना मुकदमा चलाए बंदी बनाना, और मुकदमे की सुनवाई संक्षिप्त प्रक्रिया द्वारा, यानी कि छोटी प्रक्रिया के द्वारा मुकदमे की सुनवाई हो जाए, खिलाफत आंदोलन का दमन करना, या फिर प्रेस स्वतंत्रता पर प्रतिबंध लगाना। तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या है, बिना मुकदमा चलाए बंदी बनाना और मुकदमे की सुनवाई संक्षिप्त करना। आगे चलेंगे। बोल रहा है कि महात्मा गांधी द्वारा 1940 में प्रारंभ किए गए व्यक्तिगत सत्याग्रह के दूसरे सत्याग्रही कौन थे। तो ऑप्शन नंबर ए है विनोबा भावे, ऑप्शन नंबर बी है जवाहरलाल नेहरू जी, ऑप्शन नंबर सी राजेंद्र प्रसाद, या फिर ऑप्शन नंबर डी ब्रह्मदत्त। तो ऑप्शन नंबर डी। तो गांधी जी द्वारा जो 1940 में व्यक्तिगत सत्याग्रह प्रारंभ किया गया था, उसके दूसरे जो सत्याग्रही थे उनका नाम था ब्रह्मदत्त। बोलता है औरंगजेब के किस पुत्र ने विद्रोह करके राजपूतों के विरुद्ध अपने पिता की स्थिति दुर्बल कर दी थी। तो आजम, अकबर सेकंड, मुअज्जम, या फिर कम्बख्श। तो अकबर सेकंड। तो अकबर सेकंड ने क्या करा था,
इसने राजपूतों के विरुद्ध अपने पिता की जो स्थिति थी उसको दुर्बल कर दिया था। ठीक है। और इसने क्या करा था, अपने पिता के खिलाफ ही विद्रोह कर दिया था। आगे चलते हैं। बोलता है राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है। तो राज्यसभा की बात कर रहे हैं तो राज्यसभा के जो सदस्य होते हैं उनके जो कार्यकाल होता है वो 6 साल का होता है और 5 साल का होता है आपका लोकसभा का। भारत के राष्ट्रपति को पद की शपथ कौन दिलाता है। तो भारत के राष्ट्रपति को जो उनके पद की शपथ है वो दिलाते हैं आपके ना ही उपराष्ट्रपति दिलाते हैं, ना ही लोकसभा अध्यक्ष, ना ही प्रधानमंत्री। भारत के जो मेन CJI होते हैं, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, ये इनको शपथ दिलाते हैं। बोलता है समवर्ती सूची का प्रावधान किस देश के संविधान से लिया गया है। तो ये सिंपल सा क्वेश्चन है, ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। ठीक है, आगे चलते हैं। बोलता है संपत्ति के अधिकार, राइट टू प्रॉपर्टी, को किस संशोधन द्वारा मौलिक अधिकारों की सूची से हटा दिया गया था। तो इसको जो हटाया गया था 42वें संविधान संशोधन, 44वें, 61वें या फिर 73वें। तो 44वें संविधान संशोधन के अंतर्गत इसको संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकारों की सूची से हटा दिया गया था। बोलता है संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है। तो संसद की बात कर रहे हैं, दोनों सदन की जो संयुक्त बैठक करते हैं वे आपके हैं लोकसभा अध्यक्ष जी। इस क्वेश्चन का आंसर बहुत सारे बच्चे राष्ट्रपति सोचते हैं, लेकिन राष्ट्रपति इसका आंसर नहीं है, इसका आंसर है लोकसभा अध्यक्ष। बोलता है कि उत्तर प्रदेश की भौगोलिक सीमा कुल कितने राज्यों, केंद्र शासित प्रदेशों के साथ लगती है। तो उत्तर प्रदेश की जो भौगोलिक सीमा है वो कुल 8 राज्यों, ठीक है, उसमें केंद्र शासित प्रदेश भी है आपका एक दिल्ली। तो 8, इसका आंसर हो जाएगा आपका 8। 8 तो राज्य हो गए, नहीं सॉरी 8 राज्य और एक केंद्र शासित प्रदेश, यानी कि 8 स्टेट हो गए आपके और एक दिल्ली यूनियन टेरिटरी हो गई आपकी, तो 9 हो गए। ठीक है, तो दोनों पूछ रखे हैं तो 9 इसका आंसर होगा। ऑप्शन नंबर भी इसका आंसर नहीं होगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर भी इसका आंसर नहीं होगा। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। आगे बोलता है कि विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला एंडीज़ किस महाद्वीप में स्थित है। तो एंडीज़ आपको बताना है कि कौन से महाद्वीप में ये पड़ती है। तो उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, अफ्रीका या फिर यूरोप। तो ये पड़ती है आपकी साउथ अमेरिका में। ठीक है, भारत में अधिकांश वर्षा किस मानसून प्रणाली के कारण होती है। तो भारत में जो मेनली जो वर्षा का रीज़न है वो है आपका दक्षिण पश्चिमी मानसून। ऑप्शन नंबर भी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। लौट तो है मानसून से केवल आपके अक्टूबर नवंबर में बरसात होती है तमिलनाडु में। ठीक है, पश्चिमी विक्षोभ इसका आंसर नहीं होगा, ना ही उत्तर पूर्वी मानसून। तो इसका करेक्ट आंसर है दक्षिण पश्चिमी मानसून। बोलता है विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है। तो विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल है आपका सहारा मरुस्थल, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, और ये कहाँ पड़ता है आपका अफ्रीका में। ठीक है, आगे चलते हैं। बोला भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की तटीय झील कौन सी है। तो भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की तटीय झील पूछ रखा है। तो बुलर झील तो मीठे पानी की है, तो ये सब तो आंसर नहीं होगा। सांबर झील खारे पानी की है लेकिन ये तटीय झील नहीं है। पुलिकट झील केरल में है, ये भी नहीं है।
इसका आंसर हो जाएगा सबसे बड़ी पूछ रहा है, तो ये सबसे बड़ी नहीं है, ये है आपकी चिल्का झील जो कि आपके ओडिशा में देखने को मिलती है। कह रहा है कि मेक इन इंडिया कार्यक्रम की शुरुआत कब की गई थी? तो मेक इन इंडिया जो कार्यक्रम था उसकी शुरुआत आपकी 14 सितंबर सॉरी सितंबर 2014 को की गई थी। ठीक है, यानी कि नवम महीना 2014, आपको बस ये याद रखना है। बोलता स्वतंत्रता के पश्चात भारत की भूमि सुधार के अंतर्गत मध्यस्थों का उन्मूलन किस अव्यवस्था को समाप्त करने के लिए किया गया था? तो रैयतवाड़ी, मालवाड़ी, जमींदारी या फिर उपरोक्त सभी? तो इसका आंसर हो जाएगा जमींदारी। तो स्वतंत्रता के पश्चात जो था भारत में जो भूमि सुधार था उसके अंतर्गत जो मध्यस्थों का उन्मूलन था वो जमींदारी व्यवस्था को समाप्त करने के लिए किया गया था। ठीक है, आगे चलते हैं। बोल रहा है कि भारत में नई आर्थिक नीति एलपीजी यानी कि एल हो जाएगा लिबरलाइजेशन और ये प्राइवेटाइजेशन और ये ग्लोबलाइजेशन कब लागू की गई थी? तो 1985 नहीं, 91। इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। कभी कभी ऑप्शन में आपको 91 भी दे देता है और 92 भी दे देता है, तो तब इसका आंसर होगा 91 ही। ठीक है, सागरमाला परियोजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो सागरमाला परियोजना की बात कर रहे हैं, तो इसका ऑप्शन नंबर ए है हवाई अड्डों का विकास, बंदरगाहों का आधुनिकीकरण, रेलवे का विस्तार या फिर नदियों की सफाई? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी बंदरगाहों का आधुनिकीकरण जो है सागरमाला परियोजना का मुख्य उद्देश्य है। बोलता है भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय मार्ग एनएच कौन सा है? तो भारत का जो सबसे लंबा राष्ट्रीय मार्ग है वो है NH 44, NH 44, ऑप्शन नंबर सी। आगे चलते हैं। बोलता है कि निम्नलिखित में से कौन सी एक सीमित पंचायती राज संस्था से संबंधित नहीं है? सीमित नहीं, समिति। ये बोल रहा है कि इनमें से कौन सी ऐसी समिति है जो पंचायती राज संस्था से संबंधित नहीं है? तो PVN राव समिति, LM सिंघवी समिति या फिर अशोक मेहता समिति या फिर बलवंत राय मेहता समिति? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए PVN राव समिति जो है आपकी पंचायती राज से संबंधित नहीं है। इन्होंने 2 स्तर बताए हैं, इन्होंने 3 स्तर बताए हैं पंचायत के। पूछ रहा है कि उत्तर प्रदेश में किसान मित्र योजना का प्रारंभ हुआ था। तो किसान मित्र योजना जो आपकी प्रारंभ हुई थी ये 2004 में, 2003, 2002 या फिर 2001? तो 18 जून 2001 को ये स्टार्ट हुई थी। आगे चलते हैं। बोलता है ग्रामीण क्षेत्र किस प्रकार के समाज के अंतर्गत आता है? तो ग्रामीण क्षेत्र की बात कर रहे हैं, तो ग्रामीण क्षेत्र आपका व्यक्तिगत समाज, परंपरागत समाज या फिर आपका आर्थिक समाज या फिर सांस्कृतिक समाज? तो ग्रामीण क्षेत्र जो है आपका परंपरागत समाज के अंतर्गत आता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। बोलता है भूमि मापन में प्रयुक्त एक लाठा की मानक लंबाई कितनी होती है? तो एक लाठा की मानक लंबाई आपको बताना है। ये यहाँ पे कुछ ग्रामीण परिवेश के क्वेश्चन भी आ गए हैं। ठीक है, तो 66 इंच, 80 इंच, 99 इंच या फिर 120 इंच? तो भूमि मापन में प्रयुक्त एक लाठा की जो मानक लंबाई है वो होती है आपकी ऑप्शन नंबर सी 99 इंच। बोल रहा है जल जीवन मिशन की अवधि कब तक के लिए बढ़ाई गई है? तो जल जीवन जो मिशन है उसकी जो अवधि है वो आपकी 2028 तक बढ़ा दी है। ठीक है,
ना ही 2027 आंसर है, ना ही 2029, ना ही 2030। तो कब तक बढ़ा दिया? 2028 तक। बोलता है नैनो मिशन भारत सरकार द्वारा किस वर्ष शुरू किया गया था? तो ये 2007 में स्टार्ट किया गया था। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी 2007। बोलता है इंसुलिन का उत्पादन किस जैव प्रौद्योगिकी प्रक्रिया द्वारा किया जाता है? तो किण्वन के द्वारा, पुनः संयोजित डीएनए तकनीकी, संकरण, या फिर आपका उत्परिवर्तन। तो डीएनए तकनीकी, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बोला भारत की अग्नि 5 मिसाइल की मारक क्षमता कितनी है? तो इसकी मारक क्षमता 1000 से 2000 किलोमीटर, 3000 से 4000 किलोमीटर, 5000 किलोमीटर से अधिक, या फिर 8000 से 10,000 किलोमीटर। तो इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, 5000 से 5000 किलोमीटर से अधिक। बोला बौद्धिक संपदा अधिकार आईपीआर के प्रशासन के लिए भारत में कौन सा मंत्रालय जिम्मेदार है? तो विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, वाणिज्य एवं कानून, वाणिज्य एवं उद्योग, कानून एवं न्याय मंत्रालय, या फिर गृह मंत्रालय। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय, यानी कि ऑप्शन नंबर बी जो है बौद्धिक संपदा अधिकार के प्रशासन के लिए जिम्मेदार है। बोलता है अंतरिक्ष मलबे को ट्रैक करने के लिए इसरो के प्रोजेक्ट का नाम क्या है? तो प्रोजेक्ट नेत्रा, प्रोजेक्ट दृष्टि, प्रोजेक्ट आकाश, या फिर प्रोजेक्ट सुरक्षा। तो प्रोजेक्ट नेत्रा जो है वो क्या करेगा? अंतरिक्ष में जो मलबा है उसको ट्रैक करेगा, और ये इसरो का प्रोजेक्ट है, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। बोल रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक अजैविक घटक का उदाहरण है? सूक्ष्मजीव, जंतु, पादप, या जल। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन। और ये सारे क्या हैं? जैविक हैं, जंतु, पादप, सूक्ष्मजीव। और अजैविक आपका जल, मृदा, वायु, इस तरह के जो ऑप्शन होंगे वे सारे आपके एबायोटिक होंगे। ऐसे पारिस्थितिकी तंत्र जो पूर्ण रूप से सौर ऊर्जा पर निर्भर रहते हैं क्या कहलाते हैं? तो पूर्ण रूप से सौर ऊर्जा पर डिपेंडेंट होते हैं उनको क्या कहते हैं आपको बताना है। तो मानव निर्मित, कृत्रिम, प्राकृतिक, या फिर औद्योगिक। तो वो कहलाते हैं आपके नेचुरल, मतलब जो प्राकृतिक परितंत्र होते हैं। ठीक है, जो नेचर पर डिपेंड है। आगे चलते हैं। बोलता है कि निम्नलिखित में से कौन सा बिंदु स्रोत प्रदूषण का उदाहरण है? कौन सा बिंदु स्रोत पॉल्यूशन का उदाहरण है? तो आपको ये बताना है। कृषि से प्रदूषकों का बहाव, उद्योगों की पाइप से निकला अपशिष्ट जल, अम्लीय वर्षा, या फिर सड़कों से बहता हुआ जल। तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। जो आपका उद्योगों से गंदा पानी निकलता है वो पॉल्यूशन का मेन रीज़न है, मेन सोर्स है। ओजोन परत वायुमंडल की किस परत में स्थित है? तो आपको बताना कि ओजोन लेयर आपकी वायुमंडल की किस परत में है। क्षोभ मंडल सबसे निचली वाली लेयर होती है, समताप मंडल, मध्य मंडल, या फिर बाह्य मंडल। तो ऑप्शन नंबर बी, समताप मंडल में आपकी ओजोन लेयर मिलती है। बोल रहा है क्योटो प्रोटोकॉल का संबंध मुख्य रूप से किससे है? तो जो क्योटो प्रोटोकॉल है उसका संबंध किससे बताना है आपको? जैव विविधता संरक्षण, ओजोन परत संरक्षण, या फिर आपका ग्रीन हाउस गैस के उत्सर्जन में कटौती, या फिर समुद्री डंपिंग पर जोर रोक। तो ये है ऑप्शन नंबर सी, ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन में कटौती जो है ये संबंधित आपके क्योटो प्रोटोकॉल से। बोले आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005
कि किस धारा में आपदा को परिभाषित किया गया है। आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 जो है उसकी किस धारा में आपदा को डेफिनेशन दी गई है, बताया गया है। धारा 1A, धारा 2D, धारा 33 या फिर धारा 10। तो ऑप्शन नंबर बी, धारा 2D के अंदर जो है आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 की इस धारा के अंतर्गत आपदा को परिभाषित किया गया है। बोलता है भूकंप के लिए नोडल मंत्रालय विभाग कौन सा है। तो भूकंप की बात कर रहे हैं तो भूकंप के लिए खान मंत्रालय, पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय, जल शक्ति मंत्रालय या फिर आपका गृह मंत्रालय। तो भूकंप के लिए जो है आपका पृथ्वी विज्ञान। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। बोला भारत में लगभग कितने हेक्टेयर क्षेत्र बाढ़ प्रवण है, यानी कि बाढ़ से प्रभावित है। तो 20 मिलियन हेक्टेयर, 40 मिलियन हेक्टेयर, 100 मिलियन हेक्टेयर, 40 मिलियन हेक्टेयर या फिर 60 मिलियन हेक्टेयर। तो ऑप्शन नंबर सी, 40 मिलियन हेक्टेयर जो है भारत का ऐसा क्षेत्र है जो बाढ़ प्रवण है। आगे चलते हैं। बोलता है सुनामी तरंगों की लंबाई खुले समुद्र में कितनी हो सकती है। तो 100 मीटर की, 1 किलोमीटर की, 100 किलोमीटर से अधिक या फिर 10 किलोमीटर। तो ऑप्शन नंबर सी, 100 किलोमीटर से भी अधिक जो है यह आपकी सुनामी तरंगों की लंबाई खुले समुद्र में हो सकती है। चक्रवात शमन हेतु अनहैबिटेट द्वारा प्रस्तावित उपायों में निम्नलिखित में से कौन सा शामिल है। तो मैंग्रोव वृक्षारोपण, खारे तटबंध, चक्रवात अक्षय या फिर उपरोक्त सभी। तो ये सारे ही हो जाएंगे। मैंग्रोव वृक्षारोपण भी है, खारे तटबंध भी है, चक्रवात अक्षय भी है और ये सारे ही हो जाएंगे। ठीक है, जो चक्रवात शमन हेतु अनहैबिटेट द्वारा प्रस्तावित उपायों में ये सारे ही शामिल हैं। OSI मॉडल की किस परत का मुख्य कार्य डाटा पैकेट की रूटिंग करना है। तो OSI मॉडल की बात कर रहे हैं कि OSI मॉडल की कौन सी ऐसी लेयर है जिसका मेन पर्पस डाटा पैकेट की रूटिंग करना है। तो ऑप्शन नंबर ए फिजिकल लेयर, ऑप्शन नंबर बी डेटा लिंक लेयर, ऑप्शन नंबर सी नेटवर्क लेयर या फिर ऑप्शन नंबर डी सेशन लेयर। तो ऑप्शन नंबर सी नेटवर्क लेयर। आगे चलते हैं। बोला है CPU के किस भाग को कंप्यूटर का दिल या ट्रैफिक पुलिस भी कहा जाता है, जो सभी कार्यों को नियंत्रित करता है। तो कंट्रोल यूनिट। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो कंट्रोल करने का काम कौन करता है, आपका कंट्रोल यूनिट, जिसको ट्रैफिक पुलिस या कंप्यूटर का दिल भी बोल सकते हैं। प्रतियोगी परीक्षाओं की उत्तर पुस्तिकाओं यानी कि आंसर शीट को स्कैन करने के लिए किस तकनीक का प्रयोग किया जाता है। तो OMR सीट। ठीक है, OMR सीट होती है जिसको एग्ज़ाम की जो उत्तर पुस्तिका है उसको स्कैन करते हैं आपके आंसर चेक करने के लिए। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। बोलता कंप्यूटर बस का वह प्रकार जो केवल एक ही दिशा में डेटा ले जाता है, केवल एक ही दिशा में ले जाता है। ठीक है, तो डेटा बस, कंट्रोल बस, एड्रेस बस या फिर सिस्टम बस। तो एड्रेस बस इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर है। आगे चलते हैं। बोलता है ऐसी कौन सी मेमोरी है जो CPU और मुख्य मेमोरी यानी कि रैम के बीच बफर के रूप में कार्य करता है। CPU और रैम के बीच में। तो सेकेंडरी मेमोरी या फिर आपकी रजिस्ट्री मेमोरी यानी रजिस्टर जिसको बोलते हैं, कैश मेमोरी या फिर वर्चुअल मेमोरी। तो ऑप्शन नंबर सी कैशे मेमोरी जो होती है आपकी, ये रैम और CPU के बीच में क्या करता है, बफर के रूप में काम करता है। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा क्रम मेमोरी स्पीड के आधार पर सबसे
तेज से सबसे धीमे का सही क्रम है? सबसे पहले आपको सबसे तेज, फिर धीरे धीरे करके धीमे ले जाने हैं, सबसे धीमा। तो सबसे हमारी जो लास्ट में आएगी वो तो एच होती है, ठीक है। और सबसे जो फास्ट होता है हमारा, वो हमारा रजिस्टर होते हैं, ठीक है। रजिस्टर के बाद आपके कैशे आएगी, कैशे मेमोरी, फिर रैम, फिर फ्लैश, फिर एच। ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। बोलता है विश्व का प्रथम मैकेनिकल कैलकुलेटर किसे माना जाता है? तो विश्व का पहला ऐसा कौन सा कैलकुलेटर है, मैकेनिकल कैलकुलेटर बताना है आपको। क्या नाम है उसका? तो अबेकस है, पास्कल लाइन है, डिफरेंस इंजन है, या फिर नेपियर बोनस है। तो पास्कल लाइन को क्या बोलते हैं? विश्व का, पूरे वर्ल्ड का, ना कि भारत का, पहला मैकेनिकल कैलकुलेटर इसको मानते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओएसआई मॉडल की किस परत यानी कि लेयर पर राउटर कार्य करता है? तो फिजिकल लेयर पर करता है, डेटा लिंक लेयर पर करता है, नेटवर्क लेयर पर करता है, या फिर ट्रांसपोर्ट लेयर पे? तो ऑप्शन नंबर सी नेटवर्क लेयर पे ये काम करता है। बोल रहे बाइनरी नंबर सिस्टम का आधार क्या होता है जिससे कंप्यूटर समझता है? तो बाइनरी नंबर सिस्टम का आधार होता है 2, 0 और 1, यही होता है बस। आगे चलते हैं। बोलता है एम एस वर्ड 2007 के बाद की फाइलों का मानक एक्सटेंशन क्या है? तो एम एस वर्ड 2007 की बाद की जो फाइलें हैं उनका जो मानक एक्सटेंशन है, स्टैंडर्ड जो एक्सटेंशन है, वो आपको बताना है कि वो क्या है। .doc, .txt, .docx या .pdf? तो ऑप्शन नंबर सी। और 2007 से पहले की .doc, और 2007 के बाद .docx। एम एस एक्सेल में अंतिम कॉलम का नाम क्या होता है? तो एम एस एक्सेल में अंतिम कॉलम का नाम आपको बताना है। XFD, ZZZ, AMJ, या फिर IBV। तो एम एस एक्सेल में जो अंतिम कॉलम है उसका नाम होता है XFD। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ बोला है कि एम एस पावर पॉइंट 2010 में रिबन के अंतर्गत क्या शामिल होते हैं? तो रिबन